हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसी महीने की 26 तारीख को इसके कुछ एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि सीजन 5 के रिलीज से पहले इसके पिछले चारों सीजन के एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। वहीं मुझे ये भी पता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो ये सीरीज ना देखा हो, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके साथ हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वापस लौटते हैं अपने उसी बचपन में जब कभी हमने इस सीरीज को शुरू किया था। तो दोस्तों, सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड है और इस वीडियो में मैं केवल 4 एपिसोड को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत हॉकिंस शहर से होती है जहां पे हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर किसी अनजान डरावनी चीज से डर के भाग रहा था और जब भागते हुए वो लिफ्ट के अंदर पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी अचानक वही डरावना क्रीचर उसे लिफ्ट के ऊपर खींच लेता है। जिसके तुरंत बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के 4 दोस्तों की तरफ मुड़ जाती है जिसमें माइक, विल, डस्टिन और लूकस थे। ये चारों दोस्त माइक के घर में कोई अजीब से ड्रैगन का गेम खेल रहे थे और अब गेम के खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब तीनों दोस्त माइक के घर से आगे निकलते हैं और लूकस सबसे पहले अपने घर जाता है क्योंकि उसका घर करीब में था। जिसके बाद विल और डस्टिन साइकिल की रेस करते हुए अपने घर की तरफ निकलते हैं और थोड़ी ही देर बाद डस्टिन भी अपने घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे केवल विल ही अकेला बचा था और वो अपने घर की तरफ निकलता है और जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ने पर अचानक से उसके साइकिल की लाइट अनजान कारण से फ्लिकर करने लगती है और तभी अचानक उसके सामने कोई अजीब सा क्रीचर आ जाता है और वो साइकिल से गिर जाता है और अब विल डर के मारे जंगल के रास्ते ही अपने घर तक पहुंच जाता है और जब वो घर के अंदर आता है तब वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर वालों को कॉल लगाता है, लेकिन अब अनजान कारण से वो कॉल लगती नहीं है बल्कि दूसरी तरफ से कोई अजीब सी वॉइस सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब विल देखता है कि वो क्रीचर दरवाजे को खोल करके अंदर आ रहा था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से अपने आउट हाउस में पहुंच जाता है। आउट हाउस के अंदर उसे एक गन मिल जाती है जिसे वो लोड करके क्रीचर के आने का इंतजार करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके आउट हाउस के अंदर लगी लाइट भी तेजी से फ्लिकर करने लगती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विल वहां से गायब हो गया था। अब दोस्तों, विल आखिर गायब कहाँ हुआ, वहीं वो क्रीचर आखिर कौन था, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। जिसके तुरंत बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ जाती है जहां पे हम विल की मां जॉयस और उसके भाई जॉनथन को देखते हैं। अब घर पहुंचते ही जॉयस अपने बच्चे विल को आवाज लगाती है पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वहीं जॉनथन भी अपने भाई को घर पे ना पा करके काफी ज्यादा परेशान होता है और अब जॉयस विल का पता लगाने के लिए माइक के घर पे कॉल लगाती है, लेकिन अब माइक की मां का कहना होता है कि वो कल रात ही घर से निकल गया था। अब ये सुनने के बाद जॉयस को ऐसा लगता है शायद विल जल्दी ही स्कूल के लिए निकल गया होगा। अब अगले सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि अपने स्कूल पहुंच गए थे। अब स्कूल पहुंचने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि विल यहाँ पे नहीं होता है। अब ये देख करके उन तीनों दोस्तों को काफी अजीब तो लगता है पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं अगले सीन में हम उसी स्कूल में नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि माइक की बहन थी और वो अपने दोस्त बारबरा के साथ में होती है। अब ये दोनों आपस में बात कर रही थी तभी यहाँ पे नैन्सी को एक लेटर मिलता है जो कि नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन का था जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिसके तुरंत बाद नैन्सी स्टीव हैरिंगटन से मिलती है। यहाँ पे स्टीव नैन्सी को बताता है कि वो उसके घर आना चाहता है पर नैन्सी इसके लिए मना कर देती है, पर यहाँ पे स्टीव कहता है कि वो केवल पढ़ाई करने के लिए उसके घर आएगा, जिस बात के लिए नैन्सी मान जाती है। जिसके बाद सीन कट होकर के एक नए कैरेक्टर हॉपर की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हॉपर हॉकिंस शहर का पुलिस ऑफिसर था। अब दोस्तों, यहाँ पे हॉपर की एक बैक स्टोरी होती है जिसके हिसाब से उसकी वाइफ पहले ही मर चुकी थी। वहीं उसकी एक बेटी भी थी जिसकी मौत कैंसर की वजह से हो चुकी थी, इसीलिए अब हॉपर एकदम अकेला था। यहाँ पे हॉपर को अपनी बेटी की याद हमेशा आती थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था। अब दोस्तों, हॉपर तुरंत ही तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऑफिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात जॉयस से होती है जो कि यहाँ पे विल की कंप्लेन लिखवाने आई थी क्योंकि यहाँ पे जॉयस को पता चल गया था कि विल कहीं गायब हो गया है। यहाँ पे जॉयस हॉपर को कहती है विल को ढूंढने के लिए, पर यहाँ
पे हॉपर का कहना होता है कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहा होगा, लेकिन जॉयस ये मानने को तैयार नहीं थी और वो हॉपर को उसे जल्दी ढूंढने को बोल करके वहाँ से निकल जाती है। और अब अगले ही सीन में हम उसी लेबोरेटरी को देखते हैं जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। यहाँ पे हम लैब के हेड को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर ब्रैनर था। अब अगले ही सीन में डॉक्टर ब्रैनर अपने लोगों के साथ रेडिएशन सूट पहन करके लैब की छानबीन करने निकलता है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि लैब के अंदर चारों तरफ कोई अजीब से टेंटिकल्स फैल गए थे जो देख करके काफी डरावने लगते हैं। वहीं जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब एक दीवार पे वही टेंटिकल्स अजीब तरीके से रेंगते हुए दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर का कहना होता है कि कोई लड़की यहाँ से जा चुकी है जिसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जिसके बाद सीन कट होती है और हम अगले सीन में जंगल के अंदर एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब थी और उसके बाल काफी छोटे होते हैं, जिसे देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि यही वो लड़की है जो लैब के अंदर से भागी है। वो लड़की आगे बढ़ करके एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है। वहां पहुंच करके वो कुछ खाने का सामान चुराने लगती है। तभी अचानक उसके ओनर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेस्टोरेंट के ओनर को वो लड़की काफी अजीब लगती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो घर से भागी है। और अब ओनर उसे कुछ खाने को देता है, जिसके बाद ओनर वहां से बाहर काम के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसे पास ही चल रहे पंखे की आवाज काफी परेशान कर रही थी। और जब वो लड़की उस पंखे की तरफ गुस्से से देखती है अचानक से पंखा रुक जाता है, यानी कि इस लड़की के पास कोई सुपर पावर मौजूद है और शायद यही कारण था कि लैब के लोग इसे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के पुलिस ऑफिसर हॉपर की तरफ मुड़ जाती है, जहां पे हॉपर माइक, डस्टिन और लूकस से विल के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पे उन तीनों का कहना होता है कि वो लोग गेम खेलने के बाद रात के वक्त ही अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। अब ये सुनने के बाद हॉपर उन तीनों से बोलता है कि वो लोग विल को अकेले ना ढूंढे क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है, जिसके लिए ये तीनों मान जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर विल को ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पे जॉयस को एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो कि लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ पे जॉयस बताती है कि विल यहाँ पे अक्सर आया करता था, लेकिन जब जॉयस उस घर के अंदर देखती है तब वहाँ पे कोई नहीं था। अब विल को गायब हुए काफी समय हो चुका था, जिसकी वजह से जॉयस अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए वो सभी लोगों के पास कॉल लगा करके विल को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पे जोनाथन अपनी माँ को शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी लेबोरेटरी के लोग जॉयस के घर के फोन को टैप किए थे ताकि वो उसकी सारी बातें सुन सके। जिसके बाद अब अगले सीन में हम रेस्टोरेंट के अंदर उस लड़की को देखते हैं। अब रेस्टोरेंट का ओनर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लड़की अजीब कारण से कुछ बोलने के बजाय इशारों में बातें करती है। यहाँ पे ओनर को ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार है, इसीलिए ओनर तुरंत ही चाइल्ड केयर सर्विस को कॉल लगाता है ताकि वो लोग उस बच्ची की मदद कर सकें। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपने पुलिस फोर्स के साथ जंगल के अंदर विल को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे विल का पता कहीं भी नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक के घर में सभी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे माइक के फैमिली मेंबर का कहना होता है कि विल अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए उसे भी सावधान रहने की जरूरत है। और इतना बोलने के बाद माइक और नैन्सी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब नैन्सी अपने कमरे में होती है तभी वहाँ पे स्टीव हैरिंगटन चुपके से अंदर आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर चाइल्ड केयर सर्विस वाले पहुंच गए थे। अब जैसे ही ओनर उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर बुलाता है तभी अचानक वो औरत उस ओनर को गोली मार देती है, जिसकी वजह से ओनर की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि ये कोई चाइल्ड केयर सर्विस के लोग नहीं बल्कि उसी लेबोरेटरी से आए थे। और अब ये लोग लड़की को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब तक वो लड़की अपनी जान बचा करके पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। अब अगले ही सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि डस्टिन और लूकस से वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था, जहाँ पे माइक का कहना होता है कि उसे विल को ढूंढना होगा, जिसके लिए ये दोनों भी मान जाते हैं। और अब ये तीनों विल को ढूंढते हुए उसी जंगल के पास आते हैं जहाँ पे विल गायब हुआ था। वहाँ पहुँच करके वो तीनों तेजी से विल को आवाज लगाते हैं, पर उन्हें आसपास कोई भी नहीं मिलता है। वहीं अगले ही सीन में हम जॉयस और जोनाथन को देखते हैं जो कि विल के गायब होने से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक इनके घर का टेलीफोन रिंग करता है और तुरंत ही जॉयस फोन उठा लेती है। यहाँ पे जॉयस
जॉयस को ऐसा लगता है कि शायद विल ने ये कॉल किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ से विल की आवाज आने के बजाय कोई अजीब से क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद जॉयस बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इससे पहले कि जॉयस कुछ बोल पाती तभी अचानक से वो टेलीफोन बुरी तरीके से शॉर्ट होकर के खराब हो जाता है, जो देख करके अब जॉयस और जोनाथन को कुछ समझ में नहीं आता है। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक, डस्टिन और लूकस विल को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे माइक को हर हाल में विल को ढूंढना था। वहीं डस्टिन और लूकस माइक को अंदर जाने से रोक रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डस्टिन का कहना होता है कि हॉपर ने उन्हें अकेले विल को ढूंढने से मना किया है। लेकिन यहाँ पे माइक किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था, और जब ये तीनों आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें जंगल के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। और जैसे ही ये लोग पीछे पलटते हैं वो लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वही अजीब लड़की होती है जो कि खुद भी इन तीनों को देख करके काफी डर गई थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत माइक के घर से होती है, जहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस उस लड़की को लेकर के अपने घर में आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद वो तीनों उस लड़की से सवाल करते हैं कि वो आखिर कहाँ से आई है, पर जाहिर तौर पर वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और उनके बातों का जवाब नहीं दे रही थी। ये देख करके इन तीनों को काफी अजीब लगता है, जिसके तुरंत बाद अब माइक उसे कपड़े बदलने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सबके सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है। ये देख करके वो तीनों लोग उसे रोकते हैं। यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही थी, और यहाँ पे इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद माइक उस लड़की को बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए बोलता है। वहीं जब माइक बाथरूम के दरवाजे को बंद कर रहा था तभी वो लड़की रोक लेती है और दरवाजा बंद करने से मना करती है। यहाँ पे हम उस लड़की को पहली बार बोलते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों दोस्त आपस में बहस कर रहे थे कि उन्हें इस लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी फैमिली को इसके बारे में पता चला तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे माइक का कहना होता है कि आज रात इसे यहीं पे रहना होगा और अगले दिन सुबह माइक अपनी फैमिली को इसके बारे में बता देगा, जिसके बाद उसकी फैमिली उसे अपने घर भेज देगी। जिसके बाद डस्टिन और लूकस अपने घर निकल जाते हैं। अब माइक उस लड़की से सवाल करता है कि उसका नाम क्या है, जिसपे वो लड़की माइक को एक टैटू दिखाती है जिसमें 11 लिखा हुआ था। ये देख करके माइक को ऐसा लगता है कि जैसे उसका नाम 11 है, और अब माइक उसे एल नाम देता है जो कि 11 का शॉर्ट फॉर्म था। जिसके बाद अगले ही सीन में हम जॉयस और जोनाथन को देखते हैं जो कि अपने घर में थे, और तभी वहाँ पे हॉपर आ जाता है। यहाँ पे जॉयस हॉपर से सवाल करती है कि आखिर विल मिला या नहीं। यहाँ पे हॉपर का कहना होता है कि वो सभी जगह पे ढूंढ चुके हैं पर उसे विल का कोई भी पता नहीं चला। अब जाहिर तौर पर जॉयस ये सुन करके काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पे जॉयस हॉपर को वो टेलीफोन वाली बात बताती है। यहाँ पे जॉयस का कहना होता है कि कल रात टेलीफोन पे जो आवाज सुनी वो विल की ही थी, लेकिन हॉपर को ये बात सुन करके उस पे यकीन नहीं होता है। जिसपे हॉपर का कहना होता है कि वो विल को जल्द ही ढूंढ लेगा, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम डॉक्टर ब्रैनर और उनके लोगों को देखते हैं जो कि लैब के अंदर जॉयस और हॉपर के बीच हुई कॉन्वर्जेशन को सुन रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैब के लोगों ने जॉयस के घर में कुछ माइक्रोफोन और सेंसर्स फिट किए थे ताकि वो उनकी बातों को सुन सके। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपने पुलिस फोर्स के साथ फिर से जंगल में विल को ढूंढ रहा था, पर इस बार भी पुलिस वालों को दूर दूर तक कहीं भी विल नहीं मिलता है। जिसके बाद सीन कट होकर के माइक की तरफ मुड़ जाती है जो कि अब एल से आकर के मिलता है। यहाँ पे माइक एल को बताता है कि वो बाहर आकर के उसकी फैमिली से मिले, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी मदद करेगी उसके घर जाने में। लेकिन अब ये सुन करके एल इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पे एल का कहना होता है कि उसे किसी से बचना है। अब ये सुन करके माइक को काफी अजीब लगता है और वो एल से सवाल करता है कि वो आखिर किससे बच रही है, जिसका जवाब एल इशारे में देती है। और ये देख करके माइक समझ जाता है कि इसकी जान को खतरा है। और ये सुनने के बाद माइक तुरंत ही लूकस और डस्टिन को ये बात बताता है। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि स्टीव के साथ में होती है। तभी वहाँ पे नैन्सी की नजर जोनाथन के ऊपर पड़ती है जो कि स्कूल के अंदर विल के गायब होने की पोस्टर लगा रहा था। ये देख करके नैन्सी जोनाथन के पास आकर के बोलती है कि उसे विल के खोने का बहुत अफसोस है। जिसके बाद जोनाथन वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि एल को
अपने कमरे में ले आया था। यहाँ पे एल उसके कमरे में रखी हुई सारी चीजों को देख करके काफी अजीब महसूस कर रही थी। वहीं जब एल आसपास की चीजों को नोटिस कर रही थी तभी उसकी नजर पास ही में लगे एक फोटो में पड़ती है जिसमें विल की भी तस्वीर थी और अब विल को देख करके एल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पे माइक एल से पूछता है कि क्या वो विल को जानती है, लेकिन इससे पहले कि एल कोई जवाब दे तभी माइक के माता पिता घर पे आ जाते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने पर माइक तुरंत ही एल को पास ही में रखी हुई अलमारी में छुपने को बोलता है, लेकिन यहाँ पे एल दरवाजा बंद करने से मना करती है। यहाँ पे माइक उसकी बात नहीं मानता है और दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद सीन कट होकर के जॉयस की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे जॉयस नया फोन लेने के लिए मार्केट में आई थी और वो तुरंत ही नया फोन लेकर के वहाँ से निकल जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम लैब के लोगों को देखते हैं जो कि रेडिएशन सूट में विल के घर के आसपास पहुंच गए थे और वहां की छानबीन करने लगते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि अपनी माँ से बातें कर रहा था। यहाँ पे माइक की माँ का कहना होता है कि वो आखिर स्कूल क्यों नहीं गया, जिसपे माइक अपनी माँ को झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत खराब है। वहीं दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जो कि अभी भी अलमारी में बंद होती है और अंधेरा होने की वजह से वो काफी ज्यादा डर रही थी। तभी अचानक यहाँ पे एल को एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें वो देखती है कि वो उसी लैब के अंदर बंद होती है और कुछ आदमी उसे पकड़ करके कहीं पे ले जा रहे थे। इस फ्लैशबैक की वजह से एल काफी ज्यादा डर जाती है और अलमारी के अंदर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी माइक वहां पे आ जाता है और उसे शांत करता है। अब अगले सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि इस केस की छानबीन करते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पे हमने एल को पहली बार देखा था। वहां पहुंच करके उसे ओनर की लाश मिलती है जो अनजान कारण से टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पे लैब के लोगों ने उसे ऐसा दिखाया था जैसे कि वो एक सुसाइड हो। वहीं हॉपर ये देख करके काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अब हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर कोई और नहीं बल्कि हॉपर का बहुत अच्छा दोस्त था। जिसके बाद सीन कट होकर के जोनाथन की तरफ मुड़ जाती है जो कि अब अपने एक्स फादर के घर पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जोनाथन के फादर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है क्योंकि यहाँ पे जोनाथन को ऐसा लगता है कि शायद विल यहाँ पे आया होगा, इसीलिए वो डायरेक्टली कमरे के अंदर आकर के उसकी छानबीन करने लगता है, पर उसे अनजान कारण से वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता है। तभी जोनाथन अपने फादर से बोलता है कि अगर विल का कुछ पता चले तो वो उसे जरूर बताए और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि डस्टिन और लूकस के साथ में होता है। यहाँ पे माइक डस्टिन और लूकस को बताता है कि एल को विल के बारे में जरूर कुछ पता है, लेकिन जाहिर तौर पर उन दोनों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है। वहीं लूकस का कहना होता है कि उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइक का कहना होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी लूकस को उस पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए लूकस तुरंत ही उसकी फैमिली को सच्चाई बताने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही लूकस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है दरवाजा अजीब कारण से बार बार बंद हो जाता है। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि एल अपने सुपर पावर से दरवाजे को बंद कर रही थी, जो देख करके ये तीनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी नाक से खून आ रहा था। वहीं अगले सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आए एक आदमी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें उस बूढ़े आदमी का कहना होता है कि उसने किसी अजीब लड़के को देखा है। अब ये सुनकर के हॉपर को ऐसा लगता है कि शायद वो विल होगा, लेकिन जब हॉपर विल की फोटो दिखाता है तब उस आदमी का कहना होता है कि ये वो लड़का नहीं है बल्कि उसने किसी और लड़के को देखा है जिसके बाल बहुत ज्यादा छोटे थे। दोस्तों यहाँ पे इस आदमी ने विल को नहीं बल्कि एल को देखा था। अब हॉपर को इस केस में एक नई चीज पता चलती है, इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर देता है और उसी रात अपने एक पुलिस फोर्स के साथ वो जंगल के अंदर विल को ढूंढने की कोशिश करता है और उसी दौरान उसे जंगल के अंदर एक छोटा सा टनल दिखाई देता है और ये टनल हॉकिंस लैब से कनेक्टेड होता है। ये देख करके हॉपर को समझ में आता है कि इस सारे मामले में हॉकिंस लैब का जरूर कुछ हाथ है। अब अगले सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि एल से पूछते हैं कि उसने विल को कहाँ पे देखा, जो सुन करके एल पास ही पड़े हुए एक बोर्ड गेम को उल्टा कर देती है। यहाँ पे एल सभी को बताती है कि विल सभी से छुपा हुआ है। यहाँ पे माइक सवाल करता है कि उसे किससे खतरा है, जो सुन करके एल एक मॉन्स्टर के टॉय को उसके ऊपर रख देती है, जो देखने के बाद अब ये तीनों भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के नैन्सी और बारबरा की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नैन्सी स्टीव के घर जा रही थी पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बारबरा उसे रोकती है क्योंकि उसका कहना होता है कि स्टीव अच्छा लड़का नहीं है। पर यहाँ पे नैन्सी उसकी बात नहीं मानती है और सीधे स्टीव के घर पहुँच जाती है। वहाँ
पहुंच करके नैन्सी स्टीव और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने लगती है। यहाँ पे बारबरा को ये सब कुछ देख करके कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पर वो ना चाहते हुए भी नैन्सी का साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं जो कि अब विल को ढूंढते हुए उसी जंगल में कैमरा लेकर के पहुंच जाता है। तभी अचानक जोनाथन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तब वो देखता है कि स्टीव नैन्सी के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ पे जोनाथन तुरंत ही स्टीव और नैन्सी की फोटो क्लिक करने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद नैन्सी स्टीव के साथ में उसके कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा बुरी तरीके से उदास स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। उसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि बारबरा के हाथों में चोट लगी थी और जब उसके हाथों से खून की कुछ बूंदें स्विमिंग पूल में गिरती हैं, तुरंत हमें उसी सेम क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई देने लगती है, जो देख करके ऐसा लगता है कि वो क्रीचर उसके आसपास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं जो कि अपने कैमरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब इससे पहले कि वो बारबरा को देख पाता, वो क्रीचर अचानक से उसके ऊपर भी हमला कर देता है और जब तक जोनाथन की नजर स्विमिंग पूल पे पड़ती है, बारबरा भी वहाँ से गायब हो गई थी। ये देख करके जोनाथन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर बारबरा कहाँ गई। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है। तभी अचानक उसका फोन फिर से रिंग करता है और जैसे ही वो कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से पहली बार विल की आवाज सुनाई देती है, जो सुन करके जॉयस तुरंत उससे सवाल करती है कि वो आखिर कहाँ पे है। लेकिन विल की आवाज सुन करके ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से डरा हुआ है। तभी अचानक ये फोन भी शॉर्ट होकर के खराब हो जाता है और आसपास की लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं। अब इससे पहले कि जॉयस ये सब कुछ समझ पाती, तभी विल के कमरे में रखा हुआ रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और जब जॉयस उसके कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां की लाइटें भी तेजी से ब्लिंक कर रही थीं और थोड़ी ही देर बाद वो लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी अचानक जॉयस की नजर पास ही के दीवार पे पड़ती है, जिसके अंदर से कोई अजीब सा क्रीचर बाहर आने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद जॉयस अब बुरी तरीके से डर करके घर से बाहर आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि स्टीव के घर से बाहर आती है। बाहर आने के बाद नैन्सी बारबरा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं आती है। ये देख करके नैन्सी को ऐसा लगता है जैसे बारबरा अपने घर चली गई, इसीलिए वो भी तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाती है। और जब नैन्सी अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि नैन्सी स्टीव के घर पे थी। यहाँ पे नैन्सी अपनी माँ के साथ रूडली बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम बारबरा को देखते हैं जो कि किसी अजीब सी जगह पे होती है, जहाँ पे हमें चारों तरफ वही टेंटिकल्स दिखाई देते हैं जिसे हमने हॉकिंस के लैब में देखा था। अब ये जगह देखने में एकदम स्विमिंग पूल जैसी ही लग रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा को उसी क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई देती है और अब वो बच के भागने की कोशिश करती है, पर तभी वही क्रीचर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद सीन कट होकर के माइक और उसके दोस्तों की तरफ मुड़ जाती है जो कि माइक के घर में होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग विल को एक बार फिर से ढूंढने का तय करते हैं और अब ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी माइक जाने से पहले एल को बोलता है कि वो 3:15 पे उसके स्कूल के पास आकर के मिले, जिसके बाद वो भी स्कूल निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो कि अपने बेटे जोनाथन को कल रात में हुए क्रीचर वाली घटना के बारे में बताती है, लेकिन जाहिर तौर पर जोनाथन को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। यहाँ पे जोनाथन को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जॉयस किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसके लिए वो हॉकिंस लैब के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ के गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद वहाँ का गार्ड डॉक्टर ब्रैनर से इसकी परमिशन मांगता है और परमिशन मिलने के बाद हॉपर तुरंत ही हॉकिंस लैब के अंदर आकर के सभी से पूछताछ करने लगता है। वहीं अंदर आने पर हॉपर को वही टनल दिखाई देती है जो टनल बाहर उसी जंगल में पहुंची थी। तभी वहाँ पे हॉपर की नजर पासी के सीसीटीवी पे पड़ती है, इसीलिए हॉपर वहाँ की फुटेज देखने की बात बोलता है, लेकिन जब हॉपर वहाँ की फुटेज को देखता है तब उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता है और अब हॉपर अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हॉपर बाहर आने के बाद अपने लोगों से बताता है कि जरूर हॉकिंस लैब के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस रात विल या वो लड़की गायब हुई उस रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फुटेज में उन्हें बारिश का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद सीन कट होकर के सीधे एल की तरफ मुड़ जाती है और अब हम देखते हैं कि माइक के घर में कोई भी नहीं होता है, इसीलिए एल वहाँ से निकल करके घर में रखी हुई आसपास की चीजों को देखने लगती है। वहीं जब एल पास ही में रखे हुए एक टीवी को
ऑन करती है तभी फिर से उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि एल हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रैनर के सामने होती है जिसके ऊपर कोई माइंड वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एल के अंदर कोई टेलीकाइनेसिस की पावर थी जिसके जरिए वो पास ही में रखे हुए कैन को भी पिचका देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब भी एल अपने ताकतों का इस्तेमाल करती है उसके नाक से खून आ जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट पहुंच करके वहां से ढेर सारी लाइटें ले आती है और घर पे आने के बाद जॉयस उन लाइटों को चारों तरफ लगा देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जिसने भी विल को गायब किया है वो जब भी उनके आसपास होता है तब वहाँ की लाइटें ब्लिंक होती हैं। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल पहुंच गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आज बारबरा स्कूल नहीं आई है। ये सुन करके नैन्सी को काफी अजीब लगता है। यहाँ पे नैन्सी स्टीव और उसके दोस्तों से पूछती है कि बारबरा कहाँ है, पर यहाँ पे इनको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं अगले ही सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर होते हैं। यहाँ पे स्कूल के दो लड़के उनका मजाक बना रहे थे जो सुन करके माइक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनका कहना होता है कि विल गायब नहीं हुआ बल्कि मर चुका है, जिसकी वजह से माइक की उनसे झड़प हो जाती है और इस लड़ाई में माइक को भी चोट आ जाती है। वहीं अगले सीन में हम जोनाथन को देखते हैं जो कि स्टीव के घर में ली हुई फोटोज को प्रोसेस कर रहा था, जिसके बाद जोनाथन उन फोटोज को लेकर के वहां से निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम जॉयस को देखते हैं जिसने अपने पूरे घर में लाइट्स लगा दिए थे और वो इंतजार कर रही थी अपने आसपास होने वाली हलचल को देखने के लिए। तभी अचानक जॉयस के घर पे माइक की माँ और उसकी छोटी बहन आ जाती है। यहाँ पे माइक की माँ कैरन का कहना होता है कि वो उसके लिए खाना लेके आई है क्योंकि यहाँ पे कैरन को पता था कि विल के गायब हो जाने से जॉयस काफी ज्यादा परेशान है। और अब अंदर आने के बाद जॉयस और कैरन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि माइक की छोटी बहन जिसका नाम हॉली था उसे घर के अंदर लगी हुई लाइटें ब्लिंक होते हुए दिखाई देती हैं। अब क्यूरियोसिटी में हॉली लाइट्स का पीछा करते हुए सीधे विल के कमरे में आ जाती है और अब विल के कमरे में लगी हुई सारी लाइटें एक साथ ब्लिंक कर रही थी। तभी अचानक हॉली नोटिस करती है कि वहाँ पे वही क्रीचर की ग्राउलिंग आने लगती है। तभी अचानक दीवार के अंदर से वही क्रीचर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक जॉयस वहाँ पे आ जाती है और हॉली को कैरन के पास लाकर के बोलती है कि इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उसी दौरान जॉयस हॉली से पूछती है कि क्या उसने यहाँ पे कुछ देखा है, जिसपे हॉली हाँ में जवाब देती है। अब ये सुनने के बाद जॉयस तुरंत ही कैरन और हॉली को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जो सुन करके कैरन को भी काफी अजीब लगता है, पर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सीन कट होकर के सीधे एल की तरफ मुड़ जाती है और अब 3:15 हो चुके थे, इसीलिए एल स्कूल के पास खड़े होकर के माइक के आने का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान एल की नजर वहाँ पे एक बिल्ली पे पड़ती है, जिसे देख करके एल बुरी तरीके से डर जाती है और एक बार फिर से उसे एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें वो देखती है कि डॉक्टर ब्रैनर उसके ऊपर टेलीकाइनेसिस वाली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जिसके बाद अनजान कारण से डॉक्टर ब्रैनर एल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसी दौरान एल डॉक्टर ब्रैनर को पापा कह करके बुलाती है और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर कोई और नहीं बल्कि एल के पिता हैं। अब ये देख करके आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे आने वाले एपिसोड और सीजन्स में मिल जाएंगे। वहीं अगले ही सीन में माइक, डस्टिन और लूकस एल के पास आ गए थे, जिसके बाद वो तीनों एल को लेकर के सीधे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम जोनाथन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है। तभी अचानक वहाँ पे स्टीव आ जाता है और वो उससे अपनी फोटोज मांगने लगता है क्योंकि यहाँ पे स्टीव को पता चल गया था कि जोनाथन ने चुपके से उसकी फोटोज ली हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टीव की एक फीमेल फ्रेंड जोनाथन के लैब में काम करती है। और अब स्टीव तुरंत ही जोनाथन के बैग से वो फोटोज निकाल लेता है और वो सारे फोटोज फाड़ देता है और साथ ही वो उसका कैमरा भी तोड़ देता है। तभी नैन्सी की नजर जोनाथन के ऊपर पड़ जाती है और वो स्टीव को रोकने लगती है। यहाँ पे नैन्सी को जोनाथन के साथ हुए बर्ताव के लिए काफी दुख हो रहा था, इसीलिए वो जोनाथन की मदद करती है। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी और स्टीव को देखते हैं जिनकी आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नैन्सी का कहना होता है कि जोनाथन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ से निकलने के बाद नैन्सी तुरंत ही स्टीव के घर के आसपास छानबीन कर रही थी, क्योंकि बारबरा के गायब होने के बाद नैन्सी को उसकी फिक्र हो रही थी और अब नैन्सी उसे ढूंढते हुए सीधे स्विमिंग पूल के अंदर आ जाती है और जोर जोर से बारबरा को आवाज लगा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वही अजीब क्रीचर उसके पीछे से जाता है, जो देख करके अब नैन्सी भी बहुत घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। अब अगले सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान
दौरान हॉकिंस लैब के बारे में और भी कुछ पता करता है, जिसमें उसे डॉक्टर ब्रैनर के बारे में पता चलता है, जिसमें हॉकिंस लैब में हुए कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। अब अगले सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो कि रात के वक्त अपने कमरे में होती है। तभी उसके कमरे में लगी हुई लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं, जो देख करके जॉयस समझ जाती है कि वो क्रीचर जरूर आसपास मौजूद है। तभी अचानक जॉयस नोटिस करती है कि वो जलती हुई लाइटें एक बॉक्स के पास आकर के रुक जाती हैं, और ये देख करके जॉयस को कुछ क्लिक होता है और अब जॉयस अपने हाथों में ढेर सारी लाइटें लेकर के उसी बॉक्स में बैठ जाती है। यहाँ पे जॉयस विल से बातें करने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो हाँ के लिए एक बार लाइट ब्लिंक करना और ना के लिए 2 बार। और अब जॉयस विल से सवाल करती है कि क्या तुम जिंदा हो। तभी जॉयस के हाथों में रखी हुई लाइटें एक बार ब्लिंक करती हैं। अब ये देख करके जॉयस की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि विल अभी तक जिंदा है। वहीं अब जॉयस विल से सवाल करती है कि क्या तुम सेफ हो, जिसपे वहाँ की लाइट 2 बार ब्लिंक करती है, यानी कि विल जहाँ पे भी मौजूद था वो सेफ बिल्कुल नहीं था। अब ये जान करके जॉयस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही विल से पूछती है कि वो आखिर कहाँ पर है। अगर वो उसके आसपास मौजूद है तो वो उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, पर यहाँ पे विल कोई भी जवाब नहीं देता है। अब एक बार फिर से जॉयस अपना दिमाग लगाती है और अपने कमरे की दीवार पे वो सारे अल्फाबेट लिख देती है और हर अल्फाबेट के पास वो एक लाइट को लगा देती है, जिसके बाद अब जॉयस विल से सवाल करती है कि वो आखिर कहाँ पर है। और अब विल लाइट्स और अल्फाबेट के जरिए उसे बताता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि इसी घर में मौजूद है, जिसके तुरंत बाद सीन कट होकर के माइक, डस्टिन और लूकस की तरफ मुड़ जाती है, जो कि एल के साथ विल को ढूंढ रहे थे। और अब एल उन्हें ले करके विल के घर के पास आ जाती है। अब ये देख करके लूकस, डस्टिन और माइक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एल उन्हें बेवकूफ बना रही है, क्योंकि यहाँ पे लूकस का कहना होता है कि वो पहले ही यहाँ पे विल को ढूंढ चुके हैं और विल यहाँ पे मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस विल से बातें करने की कोशिश कर रही थी। जॉयस विल से पूछती है कि वो उस तक कैसे पहुंचेगी। तभी अचानक विल लाइट्स के जरिए बोलता है वहाँ से भागने के लिए। अब इससे पहले कि जॉयस वहाँ से भाग पाती, तभी वही क्रीचर पास ही के दीवार को फाड़ करके बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब और डरावना था, जिसे देख करके जॉयस बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसी दौरान पुलिस ऑफिसर हॉपर को बताते हैं कि उन्हें पासी के लेक में किसी बच्चे की लाश मिली है। अब ये सुन करके हॉपर तुरंत ही लेक की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस एल के साथ बहस कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें हॉपर लेक की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये देख करके वो लोग भी लेक की तरफ तुरंत निकल जाते हैं। और अब लेक के पास आने के बाद माइक, डस्टिन और लूकस देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विल की ही लाश थी, जिसे देख करके माइक और उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब माइक को लूकस की बात सच लगने लगी थी, इसीलिए वो सभी लोगों से गुस्सा होकर के वहां से अपने घर निकल जाता है। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हम जॉयस को अपने घर से भागते हुए देखते हैं, जो कि उसी क्रीचर से डर के भाग रही थी। तभी वहां पे जोनाथन आकर के अपनी माँ को संभालता है। वहीं दूसरी तरफ विल की लाश मिलने की वजह से हॉपर, माइक और डस्टिन ये सभी लोग भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड के एंड के साथ हमारे मन में सवाल आता है कि अगर विल मर चुका है तो जॉयस ने अपने घर में जिससे बात किया वो विल है या कोई और। इसके बारे में आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। अब एपिसोड 4 की शुरुआत हॉपर से होती है, जो कि जॉयस के घर पहुंचता है। वहां पहुंच करके हॉपर जॉयस से बताता है कि उन्हें विल की लाश मिली है, लेकिन जॉयस ये सुन करके इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि उसने आज ही विल से बात की है और उन्हें जो लाश मिली है वो विल की नहीं बल्कि किसी और की है। यहाँ पे जॉयस की बातें सुन करके हॉपर और जोनाथन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जॉयस यहाँ पे एक फेसलेस अजीब से क्रीचर के बारे में बात कर रही थी जिससे विल छुप रहा था। वहीं हॉपर जाने से पहले जोनाथन को बोलता है कि अपनी मम्मी का ख्याल रखना और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले ही सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि अपने घर के बेसमेंट में एल के साथ होता है। यहाँ पे माइक अभी भी एल से गुस्सा होता है, क्योंकि उसने विल के बारे में बहुत सारी बातें झूठ बोली। यहाँ पे माइक एल से बातें कर ही रहा था कि तभी एल अपने हाथों में उसकी वॉकी टॉकी लेकर के अपने टेलीकाइनेसिस की पावर यूज करती है और उसके ऐसा करते ही विल की आवाज वॉकी टॉकी में आने लगती है, जो कि एक सॉन्ग गुनगुना रहा था, जिसे सुन करके माइक एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सॉन्ग सुनने के बाद माइक को पूरा यकीन हो गया था कि ये विल ही है, क्योंकि ये सॉन्ग विल का फेवरेट सॉन्ग था।
और अब माइक वॉकी टॉकी से बातें करने की कोशिश करता है पर विल की आवाज आनी बंद हो जाती है। अब एक बार फिर से माइक को एल के ऊपर विश्वास हो जाता है। अब ये जानने के बाद माइक तुरंत ही लूकस और डस्टिन के पास वॉकी टॉकी से बात करके उन्हें अपने घर बुलाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि जॉयस और जोनाथन को लेकर के फोरेंसिक लैब में आता है, क्योंकि यहीं पे विल की बॉडी रखी हुई थी। अब यहाँ पे हॉपर जॉयस को अंदर भेजता है ताकि वो विल की बॉडी को देख करके पहचान सके। वहीं दूसरी तरफ हॉपर जोनाथन को समझाता है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे, क्योंकि वो विल के गायब हो जाने से काफी ज्यादा परेशान होती है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जॉयस वहाँ से बाहर आती है और तेजी से हॉपर के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो विल नहीं है बल्कि कोई और है। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जोनाथन वहाँ से निकल करके तुरंत बाहर आता है और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जॉयस किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और अब इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से जोनाथन गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो कि नैन्सी से मिलता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे नैन्सी का कहना होता है कि वो बारबरा के खो जाने की वजह से काफी दुखी है, इसीलिए वो किसी से भी बातें नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन और लूकस तुरंत ही माइक के घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद माइक उन्हें बताता है कि एल ने अपनी पावर यूज करके वॉकी टॉकी के जरिए विल से बातें की। अब ये बात सुन करके उन दोनों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो विल ही था। यहाँ पे माइक तुरंत ही विल से बातें करने के लिए एल को बोलता है, पर अजीब कारण से जब इस बार एल विल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उससे उसका कांटेक्ट नहीं होता है। तभी डस्टिन माइक को बताता है कि हमें उससे कांटेक्ट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो की जरूरत होगी जो कि हमारे स्कूल में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे लूकस माइक से सवाल करता है कि हम इस अजीब लड़की को लेकर के स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे, जो सुन करके अब माइक अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और वो तुरंत ही एल के ऊपर मेकअप करके उसे अपने बहन के पुराने कपड़े पहना देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अलग दिखने लगती है। और अब ये लोग स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम हॉकिंस लैब के अंदर डॉक्टर ब्रैनर और वहाँ के साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि सभी लोग रेडिएशन सूट में होते हैं। अब वो लोग एक आदमी को रेडिएशन सूट पहना करके उसे एक जंजीर से लॉक कर देते हैं और वो आदमी उसी अजीब से टेंटिकल वाले दरवाजे के अंदर चला जाता है, ये पता लगाने के लिए कि दरवाजे के उस तरफ क्या है। वहीं दूसरी तरफ उसके रेडिएशन सूट में माइक्रोफोन फिट थे जिसके जरिए वहाँ पे उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब थोड़ी ही दूर अंदर जाने के बाद उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब ये सुनकर के डॉक्टर ब्रैनर जंजीर खींचने को बोलता है, लेकिन जब वो लोग जंजीर खींचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जंजीर के अंदर वो आदमी नहीं था, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि दरवाजे के उस पार जरूर कोई खतरनाक चीज है। अब दोस्तों इस दरवाजे के पीछे आखिर क्या था, इसके बारे में आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जिससे पुलिस ऑफिसर छानबीन कर रहे थे कि आखिर बारबरा कहाँ गायब हुई, जिसपे नैन्सी का कहना होता है कि गायब होने से पहले बारबरा आखिरी बार मेरे ही साथ थी, लेकिन जब मैं नीचे आई तब बारबरा वहाँ से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम हॉपर को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर से मिलता है जिसने विल की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। अब बातचीत के दौरान वो डॉक्टर हॉपर को बताता है कि जब वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी उसके पास आई तब हॉकिंस लैब के लोगों ने वो बॉडी उनसे ले ली और उनका कहना था कि वो पोस्टमार्टम वो खुद करेंगे। अब ये बात सुनकर के हॉपर को काफी हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हॉपर को लगने लगता है कि शायद जॉयस की बात सच है। उसी दौरान हॉपर की नजर टीवी न्यूज पे पड़ती है जिसमें हॉकिंस लैब के लोग विल की बॉडी मिलने के बाद उसके मरने का ऐलान कर देते हैं। अब ये देख करके हॉपर को और भी शक हो जाता है और वो तुरंत ही इस बात का पता लगाने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस एल को लेकर के स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब स्कूल में पहुंचने के बाद वो लोग उस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें वो रेडियो रखा था। तभी अचानक वहां पे उनके क्लास टीचर मिस्टर क्लार्क आ जाते हैं और वो खुद ही उस कमरे की चाबी उन्हें दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्टिन और मिस्टर क्लार्क की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। अब जाने से पहले मिस्टर क्लार्क सभी को बताते हैं कि आज विल के लिए स्कूल में एक फ्यूनरल रखा गया है। मिस्टर क्लार्क सभी लोगों को वहाँ पे आने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर के नैन्सी की तरफ मुड़ जाती है जो कि अब बारबरा के खो जाने की वजह से अब
बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी और वो तुरंत अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो जोनाथन के पास से मिले हुए वो सारे फोटोज यहाँ पे नैन्सी बुरी तरीके से परेशान अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अचानक उसकी नजर उन्हीं फोटोज पे पड़ती है जिसे जोनाथन ने खींचा था, जिसे देख करके नैन्सी काफी हैरान होती है क्योंकि उन फोटोज में बारबरा की एक फोटो होती है जब वो लेक के किनारे बैठी हुई थी और उसी फोटो के पीछे उसे कोई अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। और अब तुरंत ही नैन्सी वो सारी फोटोज को आपस में कनेक्ट करके जोड़ देती है और ये फोटो देखने के बाद अब नैन्सी को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है क्योंकि जब वो बारबरा को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंची थी तब उसे कोई अजीब क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई दी थी। वहीं अगले ही सीन में माइक, डस्टिन और लूकास एल के साथ विल के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। यहाँ पे सभी लोग विल के चले जाने से काफी ज्यादा उदास होते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल के दो लड़के जो हमेशा माइक को परेशान करते थे वो लोग विल का मजाक बनाते हैं, जो सुन करके माइक को गुस्सा आ जाता है और अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब इससे पहले कि वो लड़का माइक को मार पाता, एल अपने पावर का यूज करके माइक को बचा लेती है, जिसकी वजह से पूरे क्लास के लोग उन लड़कों के ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम हॉपर को देखते हैं जो कि विल की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस आदमी तक पहुंचता है जिसने विल की बॉडी पहली बार देखी थी। हॉपर उस आदमी से विल के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए अब गुस्से में आकर के हॉपर उसको बहुत मारता है, जिसपे वो आदमी हॉपर को बताता है कि उसे धमकी दे करके जानबूझ करके लेक के पास भेजा गया था ताकि वो विल की बॉडी को ढूंढ सके। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक हॉपर की नजर एक गाड़ी पे पड़ती है जिसके अंदर से कोई उनके ऊपर नजर बनाए था, लेकिन जब तक हॉपर उसकी तरफ बढ़ता है वो कार लेकर के वहां से निकल जाता है। अब ये देखने के बाद हॉपर को भी यकीन हो गया था कि शायद वो विल की बॉडी नहीं है और जॉयस सच बोल रही थी। वहीं अगले सीन में हम माइक, डस्टिन और लूकास को देखते हैं जो कि एल के साथ उसी रेडियो रूम में होते हैं जहां पे एल अपने पावर का इस्तेमाल करके रेडियो के जरिए विल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर विल को उसी कमरे में ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से विल के कमरे का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। अब इससे पहले कि जॉयस ये सब कुछ देख करके कुछ समझ पाती तभी अचानक उसके सामने की दीवार तेजी से क्रैक होने लगती है और इस दीवार के दूसरी तरफ हमें वही टेंटिकल्स दिखाई देते हैं जो कि हमने हॉकिंस लैब में देखे थे। और इसी अजीब से टेंटिकल वाले दरवाजे के पीछे से हमें विल की आवाज आती है जो कि बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकास रेडियो फोन के जरिए अपने स्कूल में इन्हीं आवाजों को सुन रहे थे। वहीं जॉयस अब विल से बातें करती है और वो बताती है कि वो बहुत ही जल्द उसे ढूंढ लेगी, तब तक वो अपनी जान बचा करके उन सभी चीजों से छुपा रहे। और इसी के साथ उस दीवार का क्रैक अपने आप ही बंद हो जाता है। अब दोस्तों ये देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि विल अगर अपने घर में ही था तो वो आखिर किस जगह पे फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जो कि अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद माइक, डस्टिन और लूकास उसे लेकर के वहां से निकल जाते हैं। अब अगले ही सीन में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि जोनाथन से आकर के मिलती है और वही फोटो दिखाती है जो कि उसने खींची थी। यहाँ पे नैन्सी जोनाथन को बताती है कि जब उसने उस क्रीचर को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका फेस नहीं है और यही सेम बात जोनाथन भी बोल जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिल करके उस क्रीचर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि अब बुरी तरीके से परेशान अपने घर में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर उसका एक्स हस्बैंड होता है जो कि अब जॉयस को मुसीबत में देख करके यहाँ पे आ गया था। जॉयस उससे मिलने के बाद काफी ज्यादा रोती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम हॉपर को देखते हैं जिसे अब हॉकिंस लैब के लोगों के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही फोरेंसिक लैब पहुंचता है और चुपके से अंदर आकर के वो विल की बॉडी को आइडेंटिफाई करता है। और जब हॉपर विल की बॉडी को चाकू से फाड़ करके देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि ये विल की असली बॉडी नहीं थी बल्कि एक नकली बॉडी थी जो कि दिखने में एकदम विल के जैसी होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसे ढेर सारा कॉटन मिलता है। अब ये देख करके हॉपर समझ जाता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हॉकिंस लैब के लोगों का ही हाथ है। और इसी के साथ ये एपिसोड 4 भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी सीजन 1 के 4 एपिसोड की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वहीं दोस्तों इस सीरीज के अंदर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले हैं, जैसे कि हॉकिंस लैब के अंदर वो अजीब सा दरवाजा कहाँ से आया, वहीं वो क्रीचर कहाँ से आए, वहीं सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विल कहाँ पे फंसा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा जिसमें मैं आगे के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों
ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं अगर आप इसके आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।